चलो भाई, क्या पढ़ रहे थे लास्ट, याद दिलाओ। डी एंड एफ लॉग एलिमेंट की प्रॉपर्टी। अपन ने एफ ब्लॉक की बात कर ली थी, लेंथेन और डेकनार्ड की। मैंने कहा था लेंथेन और डेकनार्ड में डिफरेंस लिखने, और क्या करने को बोला था मैंने आज? आपने होमवर्क दिया था, पर बाद में बोला था भेज देंगे, भेजा नहीं सर आपने। अरे यार, तो तुमने याद भी नहीं दिलाया, नालायक। डीएनएफ की शीट भेज चुका हूं। मुझे याद आ रहा है डीएनएफ की शीट तो मैं बहुत पहले भेज चुका हूं। तो ऐसा है, आपने होमवर्क की सर आपने बोला था क्या व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजेंगे? मैंने भेजी हुई डीएनएफ की शीट। अच्छा, मैं ये बोलना भूल गया कि उसमें से एक्सरसाइज कौन सी करनी है ना। यस सर। मैं 6 क्लासेस ले रहा हूँ, परेशान हो गया। चलो करता हूँ, आज अपन इसको आगे बढ़ा लेते हैं, ठीक है। शीट में अभी भेज देता हूँ दोबारा से, और एक्सरसाइज भी बता देता हूँ कहाँ गई। तो शीट मैंने दोबारा भेज दी है। इसकी एक्सरसाइज 1 सबसे पहले आपको तैयार करना है, ठीक है। अब एक्सरसाइज 1 में भी मैं बता रहा हूँ क्या पार्ट पहले करना है। देखिए, हमारी जो एक्सरसाइज होती है शीट में, एक्सरसाइज 1 होती है, एक्सरसाइज 2 होती है, और एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 1 में 3 पार्ट होते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3। पार्ट 1 में सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, पुराने जमाने में आया करते, आईटी में एडवांस में आया करते थे, ठीक है, हम लोग कलेक्शन में रखे हुए। सेकंड पार्ट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, सिंगल चॉइस, यानी एक क्वेश्चन का एक ही आंसर। मेन पैटर्न समझ लो, मेन का पैटर्न है ना। पार्ट 3 में मैच मेकिंग होती है, मैट्रिक्स मैचिंग या मैच मेकिंग। एक या दो क्वेश्चन होते हैं, ज्यादा नहीं। तो एक तरह से समझ लीजिए जो एक्सरसाइज 1 है वो आपकी आईआईटी मेन के लेवल की, ठीक है। फिर एक्सरसाइज 2, इसमें आपके 4 पार्ट होते हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। हो सकता है फिजिक्स में 3 पार्ट हो या मैथ्स में 3 पार्ट हो किसी चैप्टर में, पर जनरली 4 पार्ट होते हैं। इसमें सिंगल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी होते हैं, मतलब एक ही क्वेश्चन के 3 आंसर सही है, 2 आंसर सही है, 4 आंसर सही, एबीसीडी में से। इंटीजर टाइप होते हैं और कॉम्प्रहेंशन टाइप होते हैं। कॉम्प्रहेंशन मतलब एक पैराग्राफ दिया होगा, उसके बेसिस पे आपके क्वेश्चंस बनेंगे। और एक 5वां पार्ट भी कभी कभी होता है, मैट्रिक्स मैचिंग। ये एडवांस लेवल की एक्सरसाइज, ठीक है ना, मतलब थोड़ी टफ लेवल। फिर एक्सरसाइज 3 जो है, इसमें 2 पार्ट है। इसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन होते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स एडवांस के क्वेश्चन, और दूसरे पार्ट में प्रीवियस ईयर्स मेन के क्वेश्चंस। ये सिस्टम होता है। इसके बाद एक्सरसाइजेस के बाद इनकी आंसर शीट दी होती है,
और आंसर शीट के बाद फिर से क्वेश्चंस होते हैं एपीएसपी, एक एक्सरसाइज ये होती है चौथे नंबर पे, और पांचवें नंबर पे होते हैं एचएलपी, हाई लेवल प्रॉब्लम, एडिशनल प्रॉब्लम्स फॉर सेल्फ प्रैक्टिस, खुद की प्रैक्टिस के लिए एक्स्ट्रा प्रॉब्लम। इनका सॉल्यूशन भी दिया होगा शीट में, उसको देख के आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर एक अपने आपको करते ना बने, फिर भी ना समझे तो हमसे तो पूछ रही है। एचएलपी हाई लेवल प्रॉब्लम्स, मतलब ये और भी एडवांस लेवल की प्रॉब्लम जो टीचर्स को भी करने में दिक्कत है, उस टाइप की क्वेश्चंस होते हैं। आप लोग कर लोगे, अपन सीख लेंगे ना उन चीजों को। वो है, ये कहानी है आपकी एक्सरसाइज की शीट्स की। इसको आपको लगाना है, बार बार रिवाइज करना है, एक बार लग जाए तो दोबारा भी लगाना होता है, ठीक है। अभी मैं आपको जो काम दे रहा हूं वो एक्सरसाइज 1 का दे रहा हूं, पार्ट 1 पार्ट 2। अच्छा, इनमें भी सेक्शन होते हैं। सेक्शन इसलिए होते हैं कि छोटे छोटे टॉपिक्स जो हमने पढ़े हैं उनके बेसिस पे होते हैं। जैसे एक्सरसाइज 1 के पार्ट 1 में पहला सेक्शन है सेक्शन ए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एटॉमिक साइज, आयनिक साइज, डेंसिटी, एमपीबीपी, आयनेशन, एंथैल्पी एंड ऑक्सीडेशन नंबर, ये सब जो हमने पढ़ा था उसके ऊपर क्वेश्चन है। इसके पार्ट 2 में इलेक्ट्रो पोटेंशियल, केमिकल रिएक्टिविटी वगैरह पे, एलॉय फॉर्मेशन, कैटालिटिक प्रॉपर्टी वगैरह पे क्वेश्चंस है, ठीक है। इसके पार्ट 3 में इंपॉर्टेंट डी ब्लॉक मेटल के कंपाउंड्स हैं जो अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसके पार्ट डी में लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स की बात है, सेक्शन डी में, ठीक है। अभी आप लोगों को क्या करना है, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों का, पार्ट 1 पार्ट 2, पार्ट 1 में सब्जेक्टिव है, पार्ट 2 में ऑब्जेक्टिव है, इन दोनों का सेक्शन ए और सेक्शन बी बस ये सॉल्व करना है। सर सेक्शन ए और बी, सी और डी अभी नहीं करना, सी और डी पर उसके बाद करेंगे, ठीक है। ये सॉल्व करके आने हैं आपको, अगली क्लास में अपन मिलेंगे तो इनको ऊपर डिस्कशन करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। मेरे ख्याल से पिक्चर क्लियर होगी। सर मेंस में मल्टीपल नहीं आते? नहीं बेटा, मेन में इस बार से इंटीजर जोड़ दिए हैं। 25 क्वेश्चन आएंगे आपके एक सब्जेक्ट में, उनमें से 20 ऑब्जेक्टिव होंगे सिंगल चॉइस और 5 होंगे इंटीजर टाइप, मतलब वही क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल होगा, मतलब उस न्यूमेरिकल का जो आंसर आएगा वो फिल करना रहेगा, 23.7, 25 जो भी कुछ है ऐसा रहेगा, और उसमें ऑप्शन नहीं होंगे, कितना। तो आपका होमवर्क मैंने क्या दे दिया, एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1, उसका सेक्शन ए एंड बी, ऐसे एक्सरसाइज 1 का पार्ट 2, इसमें भी सेक्शन ए एंड बी, सेम टॉपिक के सेक्शन, बस इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। मतलब ऐसा कोई ना सब्जेक्टिव मतलब आपको आंसर नहीं लिखना है, मतलब इसमें ऑप्शन नहीं दिए एबीसीडी, इसमें ऑप्शन दिए हैं, आपको इसमें सीधे खुद ही सोचना, ठीक है। इनकी आंसर शीट पीछे दी होती है, क्वेश्चन करने के बाद उससे टैली कर सकते हैं हमने कौन सा सही किया कौन सा गलत किया, जो नहीं बने वो अपन डिस्कस करेंगे, है ना। उन पे निशान बना लेना या उनका नंबर नोट कर लेना, हमने क्वेश्चन नंबर ए 3 नहीं कर पाया या बी 7 नहीं कर पाया, इस तरह से, ठीक है। ये होमवर्क है, इसको आप शीट्स में ऐसा स्टार बना रहता है, वो फिर दिख जाता है। स्टार बना रहता है, दिख जाता है मतलब क्या, अच्छा आंसर दिख जाता है, तो मत करो उसको, मत देखो उसको, इससे क्या मतलब। ऑप्शन देखेंगे तो स्टार भी दिखेगा। तो आप यहां से जो शीट लेकर जाइए ना, सेंटर से आप फिजिकल फॉर्मेट में जो शीट लेके जाएंगे उसमें ऐसा कुछ नहीं होता। आपको आने में कोई समस्या है तो आप अपना एड्रेस बता दीजिए राजवीर जी को, जो स्टाफ असेंबली देखते हैं वो आपके घर पे कुरियर करवा देंगे। नहीं सर, वो तो हैं वैसे तो पढ़ी हैं, पर मैं बात बोल रहा था। कोई दिक्कत वाली बात है ना भाई, देखो हम तो अपनी तरफ से सब सुविधाएं देने के लिए राजी, आपको जैसा सुविधाएं लगे उस काम को हम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए सर इस संडे टेस्ट है क्या? संडे तो नहीं होगा टेस्ट, क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो 15 अगस्त है, उस दिन क्लासेस नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, स्टाफ भी ऑफ पे रहता है, मेरे ख्याल से इस संडे टेस्ट नहीं है, अगले संडे लेंगे आपका, ठीक है। चलिए अब अगली चीज हम शुरू करते हैं, हम लैंथेनाइट एक्टिनाइट की बात कर रहे थे, तो हम उसमें एक छोटा सा काम बचा था वो कर लेते हैं, डिफरेंस इन लैंथेनॉइड्स
एंड एक्टिनॉइड्स। आज इन दोनों में अपन एक डिफरेंस देखें। तो अपन एक छोटी सी टेबल बना लेते हैं डिफरेंस की। लैंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड में पहला पॉइंट, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स 4f ऑर्बिटल। आपको याद आ रहा होगा, इसमें आखिरी इलेक्ट्रॉन 4f में जाता है, और इसमें किसमें जाता था? 5f में। 5f। वेरी लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल, है ना? पहला डिफरेंस तो ये। दूसरा डिफरेंस लैंथेनॉइड में, जनरली do not show variable oxidation state। आमतौर पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर नहीं शो करता। इनका ऑक्सीडेशन नंबर +3 होता है, केवल +3 सभी का। एक आध कोई +2 कर देगा या +4 कर देगा, पर जनरली सबका +3 होता है। लेकिन एक्टिनॉइड में ऐसा नहीं होता। Besides +3, मतलब +3 तो करते ही हैं, they also show +2, +4 and +5 oxidation states। मतलब ये शो करते हैं वैरायटी। तीसरा डिफरेंस, देयर hydroxides are less basic। इनके हाइड्रोक्साइड थोड़ा कम बेसिक होते हैं, and their hydroxides are more basic, ज्यादा बेसिक। 3 लिखें, फिर और लिखते हैं। गया? अगला डिफरेंस, these are नॉन रेडियो एक्टिव, मतलब है रेडियो एक्टिव नहीं। और एक्टिनॉइड्स में ऑल आर रेडियो एक्टिव। ये रिएक्टिविटी शो करता है। एक्चुअली आपको जनरल बात बता दूं, पीरियोडिक टेबल में 82 लेड के बाद के जितने भी एलिमेंट हैं, ऑल आर रेडियो एक्टिव, सबके सब रेडियो एक्टिव। 82 के बाद के सब रेडियो एक्टिव। तो आपको याद आ रहा होगा
लैंथेनॉइड शुरू कहां से होते थे? होता है 90 थोरियम से, 90 से। वो तो 82 के बाद गए हैं सारे, यानी सारे के सारे रेडियोएक्टिव हैं। और लैंथेनॉइड हमारे कहां से कहां तक होते थे? 58 से 71। 58 से 71। वो सब 82 से पहले के हैं, तो वो रेडियोएक्टिव नहीं। लेकिन एक नालायक है इसमें, PM प्रोमिथियम। 61 PM प्रोमिथियम रेडियोएक्टिव है। ठीक है, अगला डिफरेंस, दे डू नॉट फॉर्म ऑक्सोकेटाइन। ये ऑक्सोकेटाइन नहीं बना। और एक्टिनाइड में दे फॉर्म ऑक्सोकेटाइन्स like NPO पॉजिटिव। नेपच्यूनियम और उसमें ऑक्सीजन जुड़ा और पॉजिटिव चार्ज, तो उसको कहते हैं ऑक्सोकेटाइन। NPO पॉजिटिव, UO2 पॉजिटिव एटसेट्रा, इस तरह के ऑक्सोकेटाइन ये बना। एक और है, दे हैव लेसर टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स मतलब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, ब्रैकेट वाले कोऑर्डिनेट कंपाउंड। दे हैव more tendency to form complex। इनमें कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी कैसी है? ज्यादा। सातवां डिफरेंस, these are mostly bright and silvery। चमकदार, सिल्वर, चांदी जैसे दिखते हैं देखने में। एंड these are mostly deep colored। ये अलग अलग कलर के होते हैं, गहरे रंगों के होते हैं। मतलब ये सफेद होंगे, सिल्वर जैसे, वो कलर्ड होंगे ज्यादा। तो ये हमारे मेन डिफरेंस हो गए लैंथेनॉइड और एक्टिनॉइड्स में।
सर हाँ जी, सर 82 के बाद एलिमेंट में क्या चेंज आता है कि ये रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, उससे पहले नहीं होते? मित्र ने प्रश्न पूछा कि 82 के बाद एलिमेंट्स में ऐसा क्या हो जाता है कि वो रेडियो एक्टिव हो जाते हैं, उससे पहले नहीं रहते। ये सवाल हमारे मित्र ने पूछा। तो मैं तो इस सवाल को और जनरलाइज्ड वे में ऐसा लूंगा कि एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव होते क्यों, कोई भी 82 से पहले या बाद का जो भी हो। पहले वाला भी तो था एक प्रोमिथियम, उसका जवाब थोड़ा लंबा है, पर चूंकि आप लोग तो समझ सकते हो इसलिए मैं कोशिश करूंगा इसको समझाने की। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, अगर आपको याद है, 1H1, 1H2, 1H3। इसको प्रोटियम कहते हैं। ड्रोटियम और टाइटेरियम। हाँ, वेरी गुड। या सिंपल हाइड्रोजन कहते हैं। इसको ड्यूटेरियम या हैवी हाइड्रोजन कहते हैं, और इसको ट्रिटियम या रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन कहते हैं। क्लियर है? अब मैंने इसका एक और नाम क्या लिखा, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, मतलब ये रेडियो एक्टिव है। इसका एटॉमिक नंबर तो 82 से ज्यादा कहां है, इसका तो सबसे कम है दुनिया का, फिर भी रेडियो एक्टिव है। तो मेरे दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि रेडियो एक्टिव होता क्यों है कोई चीज, इसको समझने की कोशिश करते हैं। किसी एटम के न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, है ना? इलेक्ट्रॉन नहीं होते, इलेक्ट्रॉन बाहर घूम रहे होते। प्रोटॉन पे कैसा चार्ज होता है, प्लस। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं। किसी एलिमेंट के न्यूक्लियस में क्या एक ही प्रोटॉन होता है? नहीं, नो सर। उसके एटॉमिक नंबर के बराबर प्रोटॉन होते हैं। जैसे अगर किसी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 5 है, बोरान ले लिया मैंने, 5B11, तो उसमें 5 प्रोटॉन होंगे और 6 न्यूट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉन कैसे निकाले जाते हैं बेटा, एटॉम मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करके, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करोगे तो न्यूट्रॉन है। तो उसमें 6 न्यूट्रॉन है, 5 प्रोटॉन। अभी मैंने प्रोटॉन ड्रॉ किए, न्यूट्रॉन नहीं। प्रोटॉन पे प्लस, इस पे भी प्लस, इस पे भी प्लस, इस पे भी प्लस, इस पे भी प्लस। प्लस प्लस में रिपल्शन लगता है या अट्रैक्शन लगता है? रिपल्शन। तो ये सारे पॉजिटिव चार्ज फिर पास पास कैसे हैं? न्यूक्लियस तो बहुत छोटा होता है, ये बहुत पास पास है बेटा। इतने पास पास प्लस प्लस चार्ज को रखोगे तो उनमें तो भयंकर रिपल्शन लगेगा, उनको तो दूर भाग जाना चाहिए। यानी न्यूक्लियस को अनस्टेबल होना चाहिए। पूछा नहीं किसी से आपने पिछली क्लासेस में कि प्लस प्लस में रिपल्शन क्यों नहीं हो रहा? पूछना चाहिए था 11th में जब पढ़ रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर। कोई बात नहीं, साइंटिस्ट लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था क्या चक्कर है, क्यों नहीं दूर एक दूसरे को रेपेल कर रहे। तो इसके 2 जवाब। पहला आंसर, न्यूक्लियस के अंदर एक स्पेशल टाइप का फोर्स काम करता है जिसको न्यूक्लियर फोर्स कहते हैं। वो केवल न्यूक्लियस के अंदर ही होता है। वीक नहीं, स्ट्रॉन्ग बोल। विभोर भाई सही बोला है, बस वीक की जगह स्ट्रॉन्ग कर लो। ये दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग दुनिया में यही फोर्स होता है, न्यूक्लियर फोर्स।
और ये ओनली अट्रैक्शन टाइप का होता है, रिपल्शन कभी नहीं हो सकता है, रिपल्शन नहीं हो सकता, केवल अट्रैक्शन। दूसरा, न्यूक्लियस के अंदर फोर्स लग सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो प्लस माइनस वाले। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इससे तो वीक है, स्ट्रॉन्ग है पर वेरी स्ट्रॉन्ग नहीं है। दूसरी बात, दे कैन बी रिपल्शन और अट्रैक्शन, दोनों टाइप के हो सकते हैं। सेम चार्ज में रिपल्शन, अपोजिट चार्ज में अट्रैक्शन लगता है। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि यहां प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देखोगे तो इन दोनों प्रोटॉन के बीच में रिपल्शन लग रहा है, लेकिन इन दोनों प्रोटॉन के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स भी लग रहा है। कौन सा वाला? रिपल्शन तो इलेक्ट्रोस्टैटिक लग रहा है, अट्रैक्शन लग रहा है न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स। दूसरी बात, यहां न्यूट्रॉन भी तो मौजूद है, ये न्यूट्रॉन भी इस प्रोटॉन पे न्यूक्लियर अट्रैक्शन डाल रहे होंगे। न्यूक्लियर फोर्स को चार्ज से कोई लेना देना नहीं, चार्ज हो नहीं हो कोई फर्क नहीं हो, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन लगता है। जैसे ग्रेविटेशन होता है ना बेटा, ग्रेविटेशन हमेशा अट्रैक्शन फोर्स होता है, कभी रिपल्शन नहीं होता ग्रेविटेशन। तो ये भी एक तरह की अट्रैक्शन है। तो यहां इस प्रोटॉन पे ये प्रोटॉन भी न्यूक्लियर अट्रैक्शन डाला है, ये न्यूट्रॉन भी न्यूक्लियर अट्रैक्शन डाल रहा है, रिपल्शन लग रहा है पर इतना नहीं लग रहा है, तो भयंकर अट्रैक्शन इसलिए जुड़े रहते हैं। तो एक थ्योरी तो ये दी जाती कि न्यूक्लियस के अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन उतने स्ट्रॉन्ग नहीं है जितने होने चाहिए, उनकी बजाय बहुत ही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स प्रेजेंट है जो प्रोटॉन्स को बांध रहे हैं। इसलिए एटम या सॉरी न्यूक्लियस बिखरता नहीं है, टूटता नहीं। अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी होती क्या चीज है। व्हाट इज रेडियो एक्टिविटी? रेडियो एक्टिविटी होता क्या, यही नहीं पता हमें। रेडियो एक्टिविटी का मतलब होता है न्यूक्लियस का धीरे धीरे टूटते रहना, न्यूक्लियस का धीरे धीरे टूटते रहना। रेडियो एक्टिविटी का मतलब ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियस, ब्रेकडाउन ऑफ न्यूक्लियस ग्रेजुअली, धीरे धीरे, एंड स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है अपने आप, स्पॉन्टेनियसली मतलब तेजी से नहीं होता, वो इंस्टेंटेनियसली होता है। स्पॉन्टेनियसली मतलब अपने आप, बिना किसी की, बाय emitting alpha and beta particles। अल्फा और बीटा पार्टिकल निकाल के डिसइंटीग्रेट होते रहेगा, अल्फा एंड बीटा पार्टिकल्स। ये फिनोमेना कहलाता है रेडियो एक्टिविटी। ऐसा क्यों होता है? ऐसा या दुनिया में कोई भी काम एक ही वजह से होता है, स्टेबल होने के लिए। दुनिया में सारे काम किस लिए होते हैं? स्टेबल होने के लिए। ऐसा भी इसलिए हो रहा है क्योंकि स्टेबिलिटी लाना चाहती है। अब न्यूक्लियस स्टेबल किसकी वजह से होता है? न्यूक्लियर फोर्स की वजह से। एक थ्योरी तो मैंने ये समझाई। अब एक और थ्योरी चलती है न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए। वो कहलाती है N/P रेशो, N/P रेशो थ्योरी। एक और भी चलती है पाई मेसन थ्योरी, पर अभी उस पर नहीं जा रहा, उसकी जरूरत नहीं है अपने को। N/P रेशो थ्योरी ये कहती है ओनली, इसको याद रखिएगा, ये काम की चीज है, बार बार इस्तेमाल भी करेंगे। ओनली दोज न्यूक्लियाई आर स्टेबल in which N/P ratio is 1।
जिनमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशो कितना होता है 1। थ्योरेटिकली तो केवल वही स्टेबल होगा इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशो 1, पर प्रैक्टिकली साइंटिस्ट लोगों ने देखा कि वो सारे न्यूक्लियस स्टेबल हैं जिनमें n/p रेशो 1 से लेके 1.5 के बीच में, लगभग 1 से 1.5 के बीच में जब n/p रेशो आता है तो वो न्यूक्लियस स्टेबल। अगर 1 से नीचे जाएगा या 1.5 से ऊपर जाएगा तो वो अनस्टेबल हो जाता है, ऐसा होता है। अब मैंने हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप बताए थे, 1H1। एक आध एक्सेप्शन भी हो सकता है, इसमें एक प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 0 है। इसका तो क्या n/p रेशियो 0 है, छोड़ दो। 1H2 एक न्यूट्रॉन एक प्रोटॉन, n/p रेशियो 1 है। और 1H3 इसमें 2 न्यूट्रॉन है, 3 - 1 और एक प्रोटॉन है, तो उसका n/p रेशियो कितना आ रहा है 2 आ रहा है। n/p रेशियो 2 आ रहा है, यानी 1.5 से कैसा है, ज्यादा है, 1.5 से ज्यादा है, यानी ये अनस्टेबल है, इसलिए रेडियो एक्टिव। तो कोई भी चीज आमतौर पर रेडियोएक्टिव तब होती है जब उसका n/p रेशियो ज्यादा होने लगता है, खासतौर से 1.5 से ऊपर निकल जाएगा तो दिक्कत जाएगी। सर 1H1 भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है? नहीं, मैंने कहा एक आध एक्सेप्शन है। ये हाइड्रोजन इसलिए रेडियोएक्टिव नहीं है क्योंकि उसमें अकेला प्रोटॉन है, और अकेले प्रोटॉन को रिपल्शन क्यों लगेगा भाई, है? अभी रिपल्शन वाला फंडा समझाया ना, अनस्टेबिलिटी उसकी वजह से आएगी। तो अकेला प्रोटॉन है तो कोई रिपल्शन लगाने वाला दूसरा प्रोटॉन है ही नहीं उसके अंदर, ठीक है। अब जरा देखिए, मैं एक एलिमेंट का नाम लेता हूं, आयरन। आयरन का एटॉमिक नंबर 26, मास नंबर 56। जरा बताएंगे इसमें कितने न्यूट्रॉन है? 30 30। 56 में 26 माइनस कर लो, तो आसान चीज है यार, तो 6वीं क्लास के बच्चों को पता होती है। प्रोटॉन 26 एटॉमिक नंबर के बराबर, तो इसका n/p रेशियो कितना आएगा, 30/26। मैं डिवाइड करके देखता हूं जरा। $1.12 समथिंग। ये आ रहा है 1.15, 1.1538 समथिंग, 1.15 आ गया। मेरे ख्याल से 1 और 1.5 के बीच में, 1 के काफी नजदीक है। तो ये न्यूक्लियस कैसा है, स्टेबल, यानी ये रेडियोएक्टिव नहीं, ठीक है। अब मैं बात करूं, मान लो एक एलिमेंट मुझे याद आ रहा है, यूरेनियम 92U235, ठीक है। इसके अंदर न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे, 235 में से 92 माइनस करोगे, मेरे हिसाब से 143 न्यूट्रॉन आ जाएंगे, पक्का? सर 140। वेरी गुड। प्रोटॉन 92 है, तो इसका n/p रेशियो कितना आएगा, 143/92। मेरे ख्याल से 1.5 से आसपास या उससे ऊपर जा रहा है, 1.56 के लगभग आ रहा है। 1.55। अब 554 है, 1.56 मान लिया, तो ये 1.5 से ऊपर है, तो कैसा हो गया भाई साहब, अनस्टेबल। तो इसमें रेशो बहुत ज्यादा है। ये एक पहचान होती है, तरीका होता है पता करने का कि कोई चीज रेडियोएक्टिव है या नहीं। और 82 लैड के बाद के जितने भी एलिमेंट है सब में n/p रेशियो 1.5 से ऊपर ही आता है। 82 लैड तक तो बैलेंस चलता रहता है, 1.5 से नीचे रहता है, 1.4 तक आ सकता है। जी बोला, ऐसे कुछ कह रहे थे? हेलो सर, नहीं वो एक्चुअली मेरा माइक ऑन था तो नानू कुछ बोल रही थी इसलिए आपके पास आवाज आ गई, सॉरी सर। कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो ये प्रॉब्लम रहती है। तो n/p रेशियो से हम पहचानते हैं कोई चीज रेडियोएक्टिव है या नहीं।
भाई न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो प्रोटॉन उनको संभाल नहीं पाते, ऐसा समझ सकते हैं। न्यूट्रॉन ज्यादा बढ़ते हैं तो दिक्कत जाती है। कायदे से न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर रहने चाहिए तो स्टेबिलिटी सबसे बढ़िया होती है, ये एक फंडा होता है। इसके अलावा भी और भी कुछ होते हैं, तो अभी न्यूक्लियर केमिस्ट्री चैप्टर पढ़ाएंगे आपको केमिकल काइनेटिक्स के साथ, ठीक है ना। उसमें आपको सारी चीजें रिपीट कराएंगे, मतलब ये तो कुछ ही बताया मैंने, पूरी सारी कहानी समझाऊंगा, ठीक है ना। न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियर केमिस्ट्री पर पढ़ेंगे तो इसमें चर्चा करेंगे। उम्मीद है एक बात समझ में आ गई होगी। 2 मिनट अभी इसके आगे की कहानी बताते हैं। अच्छा, हम लोगों ने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा था। भैया पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? यस सर, पढ़ा था। यस सर उड़ा था। आना तो कर दिया करो। चल, मुझे याद आ रहा है अपन ने लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा। ये लेंथेनम, इसके बाद यहां सीरियम होना चाहिए था, और सीरियम की जगह सीधे हाफनियम आ गया था 72 नंबर वाला। यहां बीच के 14 एलिमेंट निकाल के इधर रख दिए, पर एक्चुअली है तो इधर, उसकी वजह से रेडियस कम हो जाती है, हाफनियम की डिक्रीज हो जाती है। इस डिक्रीज ऑन रेडियस को, साइज में कमी आने को अपन लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ये हमारी पीरियोडिक टेबल रफली बना दी। ये पी ब्लॉक है, ये एस ब्लॉक है, डी ब्लॉक है। यहां बीच में से मैंने कौन सा ब्लॉक गायब कर रखा है? एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक गायब कर रखा है और नीचे रख दिया। दिमाग लगाओ, अगर ये पीरियोडिक टेबल में ऐसी बना था कि डी ब्लॉक भी गायब कर देता, ये हमारा एस ब्लॉक, पीरियड नंबर 1, पीरियड नंबर 2, पीरियड नंबर 3, पीरियड नंबर 4, पीरियड नंबर 5, पीरियड नंबर 6, पीरियड नंबर 7, और यहां सीधे पी ब्लॉक बनाया होता है। ये बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ये पी ब्लॉक बना। डी ब्लॉक उड़ा दिया। बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, इसके नीचे वो एलिमेंट तो उसके नाम नहीं लिख रहा मैं, आईयूपीएसी नाम चलते हैं। यहाँ पे हमारा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, फिर यहाँ हमारा नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। फिर हमारा ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम। यहाँ हमारा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन और रेडियम, ये एलिमेंट। अब अगर मैं एटॉमिक नंबर्स की बात करूं, ये मेरा एस ब्लॉक है, और ये हमारा पी ब्लॉक। तो मैंने पीरियोडिक टेबल को अपने स्टाइल से बना दिया। डी ब्लॉक भी ऐसे मैंने अलग रख दिया जैसे आपने एफ ब्लॉक अलग रखा था, मेरी मर्जी।
आर यू ओके सर? हाँ यार, वो शोल्डर में इंजरी हुई है ना, लेफ्ट में, गलती से हाथ उड़ जाता है तो बहुत दर्द होता है। चलो ठीक है, जोश जोश में। चलो एटॉमिक नंबर बताओ, लिथियम का कितना? 3 3 4 बोरान का, 5 कार्बन का, 6 यानी एक एक करके बढ़ रहा है, 3 4 5 6। इधर आ जाओ, सोडियम, मैग्नीशियम, 12 12 13, 13 11 14 पक्का? पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19, उसके बाद 19 पोटेशियम का 20, उसके बाद गैलियम का 21, 31 नहीं हाँ गैलियम का 31, उसके बाद जर्मेनियम का 32। अभी आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, यहाँ पे 10 एलिमेंट का गोलमाल है। जैसे वहां लेंथेनॉइड में 14 एलिमेंट का गोलमाल था, यहाँ भी 10 एलिमेंट का गोलमाल हो रहा है सीधे। यानी जब आप एस ब्लॉक से पी ब्लॉक पे जाते हैं तो फर्स्ट पीरियड, थर्ड पीरियड और सेकंड पीरियड में तो कोई दिक्कत नहीं है, थर्ड पीरियड तक कोई दिक्कत नहीं है। चौथे पीरियड में कैल्शियम के बाद सीधे गैलियम आता है, जिसका एटॉमिक नंबर इससे 1 ज्यादा नहीं है, 11 ज्यादा है। तो बेटा जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन फील हुआ था आपको, वैसे ही एक कॉन्ट्रैक्शन यहां भी तो अनुभव होगा। तो अब सुनो, ग्रुप में नीचे जाने पर टॉप टू बॉटम याद दिलाओगे, रेडियस कम होती है कि बढ़ती है? इंक्रीज होती है। तो अगर मैं इधर बात करूं या इधर बात करूं तो बैरियम से ज्यादा रेडियस मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम से ज्यादा रेडियस मैग्नीशियम ज्यादा रेडियस कैल्शियम की, कैल्शियम से ज्यादा रेडियस स्ट्रोंशियम की, स्ट्रोंशियम ज्यादा रेडियस बेरियम की, बेरियम से ज्यादा रेडियस रीडियम। ये मैंने सेकंड ग्रुप की बात है। अब मैं इधर आऊंगा, 13th ग्रुप है ये, तो यहां पर क्या होना चाहिए? बोरान से ज्यादा रेडियस एल्यूमिनियम की, एल्यूमिनियम से ज्यादा रेडियस गैलियम की, गैलियम से ज्यादा इंडियम, इंडियम से ज्यादा थेलियम, ये होना चाहिए। लेकिन ये नहीं होता, ये गलत है, इसमें गड़बड़ होता है। बोरान से ज्यादा रेडियस एल्यूमिनियम की तो है, लेकिन गैलियम की रेडियस एल्यूमिनियम से कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? कि जब हम मैग्नीशियम से एल्यूमिनियम पे जा रहे हैं तब तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ रहा है, लेकिन कैल्शियम से गैलियम पे जा रहे हैं तो 11 बढ़ रहा है। तो ऊपर से नीचे आने पर रेडियस में जो इंक्रीज होनी चाहिए थी, वो सारी इंक्रीज बर्बाद हो गई एटॉमिक नंबर 11 बढ़ने से। मतलब डिक्रीज बहुत हाई हो गई, इंक्रीज उतनी हो नहीं पाई। तो जो लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन में हमने सीखा था कि जर्कोनियम से हाफनियम पे आते हैं तो रेडियस बढ़नी चाहिए थी, पर वो इक्वल हो गई थी, वही जितनी बढ़ी थी उतनी खत्म भी हो गई थी, डिक्रीज भी हो गई थी। यहां पर भी ये होता है, बल्कि यहां पर तो डिक्रीज ज्यादा होती है, इंक्रीज नेट पेयर इफेक्ट। तो इसलिए रेडियस बराबर आने की बजाय गैलियम की और कम हो जाती है, फिर इंडियम आता है, फिर थेलियम आता है। तो ये भी तो एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन हो गया ना गुरु। तो इस कॉन्ट्रैक्शन का नाम क्या है? तो पिछला कॉन्ट्रैक्शन हुआ था हाँ क्या क्या डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन। नेट पेयर इफेक्ट। हाँ, पिछला वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं, इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं है। इनर्ट पेयर इफेक्ट तो पी ब्लॉक में लास्ट में मिलता है, यहाँ पे कैडमियम कॉन्ट्रैक्शन नंबर पे डिपेंड करता है, ऑक्सीडेशन नंबर को अफेक्ट करता है, ये रेडियस थोड़ी करता है। तो वहां जो हुआ था उसको लेंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन कहा था। यहां मैंने कौन सा ब्लॉक गायब किया? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। तो इस कॉन्ट्रैक्शन का नाम होता है डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, या इसका एक और नाम होता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ट्रांजिशन एलिमेंट भी होते हैं, या इसका एक और नाम होता है स्कैंडिनाइड कॉन्ट्रैक्शन, जो मित्र हमारे बोल रहे हैं स्कैंडिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। क्यों? वो जो पहली वाली डी ब्लॉक की लाइन है वो स्कैंडियम की लाइन तो होती है, स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम, इसलिए स्कैंडियम का नाम लेके स्कैंडिनाइड। जैसे लेंथेनॉइड, एक्टिनॉइड, वैसे स्कैंडिनॉइड। ये बात मुझे समझानी थी, तो उसको अपन लिख ले। ये हटा दो, ये तो बनानी है, समझाने के लिए बनाई थी मैंने आपको ना। अगला हेडिंग डाल लीजिए, डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन, या इसको हम स्कैंडिनाइड कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं।
या इसका एक और नाम हो सकता है ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। तो ये इफेक्ट केवल गैलियम पे देखने को मिला था, हाँ जी, क्या? गैलियम पे देखने को मिला था ये इफेक्ट केवल। हाँ, गैलियम पे देखने को मिला था। सर इंडियम और उस पर क्यों नहीं मिला था देखने को, वो भी तो उसी इंडियम और उस पर क्या होता है, इंडियम और थीलियम पे क्या प्रॉब्लम है कि तब तक वो उसके यूज टू हो चुके होते हैं। मतलब आप इंडियम से थीलियम पे जाते हैं तो रेडियस में इंक्रीज कुछ ज्यादा होती है और डिक्रीज हो रही है, वहां भी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है पर उतना नहीं आ रहा। लेकिन जब इंडियम से थीलियम पे जाएंगे तो वहां दो तरह के कॉन्ट्रैक्शन लगेंगे, एक डी ब्लॉक कॉन्ट्रैक्शन भी लगेगा और लेंथेनेट कॉन्ट्रैक्शन भी आ जाएगा थोड़ा सा उसका असर। तो वहां रेडियस थीलियम की थोड़ी सी कम हो जाती है। तो जो 13th ग्रुप है ना, उसमें बड़े एक्सेप्शन है इस वजह से। तो जब अलग से पी ब्लॉक पढ़ाऊंगा ना, तब पढ़ाऊंगा मैं एक एक चीज। अभी तो यहाँ इस चैप्टर में डी ब्लॉक कॉन्स्ट्रक्शन पूछ सकते हैं, इसलिए इतने को बता रहा हूं, है ना। सबका असर डिटेल में समझाऊंगा, पी ब्लॉक 13th ग्रुप पढ़ा देंगे, ठीक है। तो ये ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, तो हम बोलेंगे इन फोर्थ पीरियड है ना वो डी ब्लॉक का, इन फोर्थ पीरियड radius of gallium is lesser than radius of aluminium due to presence of 10 डी ब्लॉक एलिमेंट्स, 3D सीरीज कहते थे अपन उसको, बिफोर देन, दिस इज कॉल्ड स्कैंडिनाइड कॉन्ट्रैक्शन। इंडियम में क्यों नहीं हुआ भाई, मैं कंपेयर पहले और बाद से कर रहा हूं ना। गैलियम के पहले डी ब्लॉक नहीं था, खाली थी, हवा होती है पीरियोडिक टेबल में, खाली जगह छोटी होती है। गैलियम के पहले डी ब्लॉक था ही नहीं, तो इसलिए आप बिना डी ब्लॉक से डी ब्लॉक वाली कंडीशन में आ रहे हो, तो कॉन्ट्रैक्शन मिला। अब जब गैलियम से इंडियम पे जाओगे तो गैलियम के पहले भी डी ब्लॉक है, इंडियम के पहले भी डी ब्लॉक है, तो नया क्या हुआ? नया कुछ नहीं हुआ ना, इसलिए कॉन्ट्रैक्शन नहीं मिला वहां पे, सीधी सी कहानी। लिखो इसको, ये ऑर्डर भी लिख लो भैया रेडियस का। बोरान से ज्यादा एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से कम गैलियम, फिर गैलियम से ज्यादा इंडियम और लगभग बराबर थैलियम। यहाँ रेडियस लगभग बराबर रहती है इंडियम थैलियम, है ना। बाकी प्रॉपर ऑर्डर आपको 30th ग्रुप में सिखाएंगे। डन सर। हाँ बता रहा हूँ। अब एक बात और, जो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है
आयोनाइजेशन एनर्जी आप जानते हैं आमतौर पे लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज होती है और टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है। लेकिन बट इन डी ब्लॉक IE मतलब आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज समझ गए? 5D सीरीज भी कह सकते हो आप इसे, लैंथेनम पॉलीलाइट थर्ड ट्रांजिशन सीरीज इज हायर देन फर्स्ट एंड सेकंड ट्रांजिशन सीरीज ड्यू टू lengthened contraction। क्या होता है बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। रेडियस ज्यादा होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, रेडियस कम होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होगी। जब हम किसी ग्रुप में नीचे जाते हैं, टॉप टू बॉटम नीचे जाते हैं, तो साइज बढ़ता है, रेडियस बढ़ती है, हम सीख चुके हैं। और रेडियस बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होगी, ये मैंने लिखवाया। लेकिन जब डी ब्लॉक में आते हैं, तो जब फर्स्ट से सेकंड ट्रांजिशन सीरीज में जाते हैं तब तो साइज बढ़ता है, लेकिन याद करो सेकंड से थर्ड में जाते थे तो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से साइज बढ़ता नहीं था, उतना ही रह जाता था। यानी ओवरऑल साइज में कमी आई, साइज बढ़ नहीं पाया, रेडियस बढ़ नहीं पाई। तो रेडियस बढ़ नहीं पाई तो मतलब रेडियस कम हो गई, जितना एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कम हो गई। तो रेडियस कम हो गई तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी? बढ़ेगी। इसलिए थर्ड ट्रांजिशन सीरीज की रेडियस सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी कैसी होती है? ज्यादा। वैसे तो नीचे आने पर बढ़नी चाहिए, सॉरी कम होनी चाहिए। यानी 3D सीरीज जो है उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए, 4D की और कम, 5D की और कम, ऐसा होना चाहिए। पर ये ऑर्डर गलत है। सही ऑर्डर क्या है? 3D की कम, सॉरी 3D की ज्यादा, 4D की कम, 5D की ज्यादा हो रही है। 5D की ज्यादा क्यों हो रही है? बिकॉज ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, रेडियसेस कम हो गई है इसलिए। तो ओवरऑल 5D की तो इससे भी ज्यादा हो जाती है, मतलब 5D की सबसे ज्यादा, 3D की उससे कम, 4D की उससे कम। सही ऑर्डर ये हो जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ये तो सर 60 की भी 3D से ज्यादा होगी? हाँ, 5D की 3D से भी ज्यादा, लेकिन थर्ड ग्रुप में नहीं होगा ये। याद करो लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन थर्ड ग्रुप के बाद आता था। स्कैंडियम, इट्रियम, लैंथेनम, एक्टिनियम में नहीं होगा, उसमें तो आयोनाइजेशन एनर्जी कम होती जाएगी। रेडियस का उल्टा चलाना है आपको। क्लियर है? तो यहां जाके हमारा डी एंड एफ ब्लॉक पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अब आपका थोड़ा सा आपके लिए काम है, वो मैं पढ़ा नहीं सकता, पढ़ाना भी नहीं है। एक तो एलॉयस के कंपोजिशन याद करने हैं आपको, कौन से एलॉय में क्या होता है रटना, रोज 2-2 4-4 करके याद करो। एडवांस में आमतौर पर क्वेश्चन नहीं आता, मेन में आता है। दूसरा काम क्या करना है आपको कि जो एफ ब्लॉक है लैंथेनाइड एक्टिनाइड 14 एलिमेंट है, टोटल 28। तो रोज उनके एक बार नाम पढ़ने हैं, बड़े अजीब अजीब नाम है, प्लूटोनियम, नेपच्यूनियम ऐसा करके, प्रोमिथियम। तो उन नामों से जो आप वाकिफ नहीं तो उन्हें रोज पढ़ो एक आध बार, तो धीरे धीरे उन नामों की आदत पड़ेगी। ठीक है? दूसरी बात, उनके एटॉमिक नंबर याद करने हैं और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखना। और इलेक्ट्रॉनिक आपको लिखना आता है, पर उनके एक बार देखते रहना। तो रोज वो काम करना है, एक बार देखने, ताकि आप उसकी हैबिट पर कभी कभार बाई चांस जरूरत पड़ जाती है कि आपको एफ ब्लॉक के एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़े। आमतौर पर नहीं होती। डी ब्लॉक के तो मैंने एक तरीके से आपको लिखना सिखा दिए, कई बार लिख दिया तब तो याद हो गया होगा आपको डी ब्लॉक। एफ ब्लॉक का काम आपको खुद करना है, ठीक है ना? तो ये है, यहाँ डी एंड एफ ब्लॉक की बात खत्म होती है। अब डी और एफ ब्लॉक से, खासतौर से डी ब्लॉक के एलिमेंट से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स को पढ़ेंगे। और वो कंपाउंड्स अलग पढ़ने होते हैं, पर शीट में आप किसी के साथ दिए तो मैं इसके साथ ही पढ़ा दूंगा। तो डी एंड एफ ब्लॉक की थ्योरी खत्म, मतलब प्रॉपर्टीज खत्म। अब उसके कंपाउंड्स की स्टडी करनी है, दैट वी विल स्टार्ट इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक इनको पढ़ के रखिए और जो होमवर्क दिया वो करके रखिए। थैंक यू।